नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे बहू ने माँ को कामवाली बनाकर छोड़ दिया तो माँ ने किया अपने कपूतों को सबक सिखाने का फैसला। अबे ओ बुढ़िया, 3 दिन से कह रही हूँ कि मेरे बेडरूम की खिड़की इतनी गंदी है, उसे साफ कर दो, पर तेरे कान में तो जूं तक नहीं रेंगती। लगता है खा खा कर तेरी चमड़ी मोटी हो गई है। बहुत दिन हो गए ना, डंडे नहीं पड़े हैं, इसीलिए कुछ सुनाई भी नहीं देता तुझे। पूरे दिन खाती रहती है और एक काम तुझसे नहीं होता। टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाकर खिड़की साफ कर, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। देख, मुझे गुस्सा मत दिला कि मैं वो करूं जिसे सोचकर तेरी रूह कांप जाए। समझ रही है या दूसरे तरीके से समझाऊं? रेखा अपनी सास मीना जी के बाल खींचते हुए कहती है। तब मीना जी बोली, बहू, मैं तुम पर अत्याचार करती तो तुम मेरी शिकायत हर जगह करती, पर यहाँ तो उल्टा तुम ही मुझे मारती पीटती हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। सोचो बहू, अगर तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आखिर हूँ तो मैं भी किसी की माँ। फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कहते कहते मीना जी रोने लगीं, पर उनके आंसुओं का असर उनकी बहू पर रत्ती भर भी नहीं हुआ। अगले दिन रेखा के डर से मीना जी जल्दी जागीं और घर का काम निपटाने लगीं। जैसे ही रेखा रसोई में आई, उसने देखा कि मीना जी ने आलू गोभी की सब्जी बनाकर रखी थी। अचानक से वह जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, किससे पूछकर आपने आलू गोभी की सब्जी बनाई? आपको पता है ना, मुझे फूल गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने पनीर लाकर फ्रिज में रखा था, क्या आपको दिखा नहीं? वैसे तो चोरी छुपे आप फ्रिज में खाने की चीज़ ढूंढती रहती हैं। यह नहीं हुआ कि पनीर की सब्जी बना दें। आपको क्या लगता है, अगर मैं फूल गोभी नहीं खाती हूँ तो ये सारी सब्जी आप खा लेंगी? मैं सब जानती हूँ। आपको गोभी पसंद है, इसीलिए आपने आज यह सब्जी बनाई है ना? पर कोई गलतफहमी मत पालिएगा। मैं भिखारी को सब्जी दे दूंगी, पर आपको खाने नहीं दूंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। मीना जी को धक्का मारते हुए रेखा अपने कमरे में चली गई। रेखा कमरे में आकर नेल पॉलिश लगाने लगी। फिर फ़ोन लेकर अपनी बहन को फ़ोन करके बात करने लगी। अरे दीदी, अब मैं क्या ही बताऊं आपको अपने घर की हालत। अब मुझे मेरी सास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे, क्या जीवन भर मैं उनकी सेवा ही करती रहूंगी? कितने साल तक तो बनाकर खिलाती आई, अब उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। पर नहीं, और वैसे भी शादी मैंने इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए तो नहीं की थी। दूसरे घर में देखती हूँ तो बहुएं कितने ठाठ से रहती हैं, कुछ काम नहीं करती। अब अपनी पुरानी पड़ोसन प्रिया को ही देखो। मैंने सुना है उसकी सास बहुत समझदार है, उसे कहते हैं किस्मत। और एक अच्छी सास, क्या संस्कार हैं उनके। अपनी बहू की कितनी मदद करती हैं, सारे घर का काम इतने अच्छे से संभालती हैं। और एक मेरी सास है जिससे कोई काम ठीक से नहीं होता। कुछ बोलो तो कोई ना कोई बहाना बना देती हैं या अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं कि आज घुटने में दर्द है तो कल कमर में दर्द। इतनी बीमारियों के बाद भी वो भगवान के घर में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही हैं। रेखा अपनी बड़ी बहन पुष्पा से कहती है। पुष्पा बोली, हाँ सच में, अगर तुम्हारी सास नौकरी करती तो कुछ पैसे घर में लाती,
तब तो बात समझ में भी आती, पर वो बस बैठकर खाती है। मेरे बगल में भी एक आंटी रहती हैं जो नौकरी करती हैं, पर शाम में जब आती हैं तो भी बहू की बहुत मदद करती हैं। न जाने हमारी किस्मत में ही ऐसी सास क्यों लिखी थी। पर एक बात कहूँ, तुमसे अच्छी तो मेरी किस्मत है। शादी को 3 साल नहीं हुए कि मेरी सास भगवान को प्यारी हो गई। हा हा, हंसती हुई पुष्पा बोली। एक सुझाव दूं? मेरा कहा मानो तो अपनी सास का खाना पानी कम करो। धीरे धीरे खाना कम हो जाएगा तो बुढ़िया कमज़ोर हो जाएगी, और हो सकता है 6 महीने या साल भर में परलोक सिधार जाए। वरना तो जीवन भर तुम्हें उस बुढ़िया को अपने घर में देखना पड़ेगा। दोनों बहन सुबह से ही अपनी अपनी सास पर ताने कसने में लगी हुई थीं। वहीं बगल में रेखा की सास मीना जी बैठी सब सुन रही थीं और सोच रही थीं कि आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई, जो हम सास बहू में हमेशा दूसरे की सास का पलड़ा हमारे रिश्ते के सामने जाने क्यों भारी रहता है। आस पड़ोस में कोई शादी होती है कि मेरी बहू के तेवर बदल जाते हैं। पहले के ज़माने में सास आदर्श बहू ढूंढती थी, पर अब यहाँ तो मेरी बहू को हर किसी में आदर्श सास नज़र आती है, और ख़ुद की सास में वो हमेशा ही कमियां निकालती है। पर इसे भी क्या दोष दूं, जब मेरे दोनों बेटे ही ऐसे हैं तो दोनों बहुओं से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। बेचारी मीना जी 70 साल की उम्र हो गई थी, पर बहू का सुख बेचारी को नसीब न हो पाया। रेखा उनकी बड़ी बहू थी। उनके पति की बहुत साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जगह पर उन्हें नौकरी मिल रही थी, पर बहू को फ्री की कामवाली छोड़ना पसंद नहीं था, तो उन लोगों ने नौकरी न करने का सुझाव उन्हें दिया और वो भी मान गईं। 2 बेटे, बड़ा बेटा मुकेश और छोटा बेटा महेश, उनकी पत्नी अनीता, एक बेटी रीमा जिसकी शादी हो चुकी थी। हर बेटी की तरह वो भी अपने मायके आना चाहती थी, लेकिन भाभीियों के डर से उसका आना जाना कम ही होता था। लेकिन रेखा के ससुराल से ज़्यादा वह अपने मायके में नज़र आती थी। हर बेटी की तरह रेखा को भी अपने माँ बाप अच्छे और सास बुरी नज़र आती थी। उसकी इसी आदत की वजह से रीमा का मायके बहुत कम ही तीज त्योहार पर ही आना होता था। उस पर भी रेखा और अनीता इतने ताने देती थीं कि वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी बातों का भुगतान मीना जी को जो करना पड़ता, तो वक्त रहते वो लौट जाया करती थी। पर मीना जी ने अपने बेटे मुकेश से कहा, मुकेश बेटा, तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम मेरी तकलीफ समझ सकते हो। अब मुझसे घर का काम नहीं किया जाता, तुम एक काम वाली क्यों नहीं लगा लेते। बहू को मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझेगी। अगर मेरे शरीर में ताकत होती तो मैं घर का सारा काम कर देती, पर उसे भी कुछ नहीं कहती। पर बेटा, अब मेरी उम्र देखो, क्या मैं काम करने लायक हूँ। बेटा बोला, माँ मुझे इन सब बातों से दूर रखो, और अगर रेखा आपको कुछ काम कहती है तो करने में हर्ज ही क्या है। पूरे दिन घर में बैठकर खाती रहोगी तो शरीर खराब हो जाएगा, और भारी भरकम शरीर में बीमारी भी बहुत जल्दी आती है। सोचो, अगर मर जाओगी तो 4 की जगह 8 लोगों को कंधा देने के लिए बुलाना पड़ेगा। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मेरी बीवी की शिकायत मुझसे करेंगी और मैं आपका साथ दूंगा।
चलिए जाइए और मेरे जूते साफ करके लाइए, मुझे बाहर जाना है। बेचारी मीना जी आंखों में आंसू भरकर वहां से चली गईं। सच कहा है किसी ने, जब अपनी ही तकदीर खोटी हो तो दूसरों से क्या कह सकते हैं। रेखा की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके स्वभाव में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। लोग अपने परिवार में आदर्श बहू लाना चाहते हैं, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ बहुएं अपनी सास को एक आदर्श सास बनाने में लगी थीं। एक रोज़ रेखा की माँ और बहन आई थीं, तो उसने सबके सामने मीना जी से कहा, मम्मी जी कुछ कमाती नहीं हैं, तो कम से कम घर ही संभाल लिया कीजिए। बैठी बैठी खाती हैं, क्या आपको बुरा नहीं लगता? मीना जी ने बड़ी हिम्मत की और बोली, बहू, याद है तुम्हें, तुम्हारे ससुर जी के देहांत के बाद मुझे उनके दफ्तर में नौकरी मिल रही थी, पर तुमने ही मना कर दिया, ये कहकर कि क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, आप घर में आराम कीजिए। पर मुझे क्या मालूम था कि घर के काम तुमसे अकेले नहीं हो पाएंगे, और अपने घर के लिए एक फ्री की काम वाली, क्या कहें कि फुल टाइम मेड चाहिए थी। इतना कुछ सुनने और करने के बाद भी आज तुम ही मुझे ताने दे रही हो। समधन जी, क्या आपको अपनी बेटी की बातें अटपटी नहीं लगती? जो उम्मीद मुझे बहू से करनी चाहिए थी, वो मुझसे करती है। तब रेखा की माँ शोभना जी बोली, बहन जी, बुरा मत मानिएगा, पर इसमें गलत ही क्या है। जॉब करने वाली सास अगर मिल जाए तो बहू को भी मदद मिल जाती है। यहीं अगर मेरी बेटी जॉब करने जाती, साथ साथ घर संभालती तो अच्छा था, और आप अगर कर रही हैं तो बुरा है। अरे शुक्र मनाइए कि मेरी बेटी आपको साथ में रख तो रही है, और क्या ही हुआ, अगर आप घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं तो इसमें गलत ही क्या है। मीना जी बोली, थोड़ा बहुत काम? इतने दिनों से जो आप खा रही हैं और आराम कर रही हैं, वह सब मैं ही कर रही हूँ। कहते कहते मीना जी की आंखें भर आईं, तो शोभना जी बोली, देखिए बहन जी, यह आपके घर का मामला है, इसलिए मुझे बीच में मत डालिए, और यह आंसू वासू मुझे मत दिखाइए। अरे आपके बेटे को जब आपके आंसुओं से कोई मतलब नहीं, तो मेरे सामने आंसू बहाकर क्या ही होगा। क्यों रेखा? रेखा की बहन क्यों चुप रहती? उसने भी आग में घी डालने का काम किया और बोली, हाँ आंटी जी, मम्मी बात तो सही कह रही हैं। वैसे भी बैठे बैठे पुरानी हड्डियों में जंग लग जाएंगी, इससे अच्छा है कुछ न कुछ काम करते रहिए। अरे पैसे नहीं कमाती हैं तो कम से कम घर के ही काम कर लिया कीजिए। मैं तो कहती हूँ, अगर आप अच्छा काम करती हैं तो अगल बगल के मोहल्ले में जाकर 2-4 काम भी पकड़ लीजिए। पैसे के पैसे और खाने पीने की चीज़ अलग मिल जाएंगी। हाँ, वह बात अलग है कि बुढ़ी औरतों को लोग जल्दी काम पर नहीं रखते। इतना कहकर तीनों माँ बेटी हंसने लगीं। तभी उनका बेटा आया और बोला, अरे क्या बात है, आप सब लोग ठहाके लगा रहे हैं, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी हंस सकूं। रेखा की बहन ने कहा, हाँ बस हम इतना कह रहे थे आपकी मम्मी जी को कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि 2-4 घर में अगर आसपास खाना बना दें तो पैसे भी मिल जाएंगे और वाहवाही भी मिलेगी। बताइए, मैंने क्या कुछ गलत कहा? मुकेश बोला, अरे नहीं नहीं साली साहिबा, आप कभी गलत कह सकती हैं क्या? और साली के साथ मिलकर
वह भी ठहाका लगाकर हंसने लगा और मीना जी से बोला, माँ, आप खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हैं? जाइए, मेरे लिए भी चाय नाश्ता लेकर आइए। मीना जी के मन में आया कि जवाब दे दें कि आप अपनी बेटी को हमेशा मायके में बैठाकर रखती हैं, इसीलिए तो ससुराल और सास उसे अच्छी नहीं लगती। न जाने ये अपनी बहू के लिए क्या ही करती होंगी जो उनकी बेटी मुझसे उम्मीद रखती है। फिर ये सोचकर चुप रह गईं कि चिकने घड़े पर असर ही कितना होता है। बुरा इस बात का मीना जी को नहीं लगा कि बहू और उसकी माँ ने उनका मजाक उड़ाया। बुरा तो इस बात का लगा कि वहीं बेटा भी बैठा था, लेकिन कुछ नहीं बोला था। उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था और साथ में वह भी अपनी माँ का मजाक उड़ा रहा था। जब शोभना जी और रेखा की बहन का बड़बड़ाना यूं ही चलता रहा तो अचानक से मीना जी सारे काम बीच में छोड़कर उठ गईं और आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में जाकर लेट गईं। ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आया। शोभना जी बोलीं, रेखा, इस उम्र में भी तेरी सास के तो तेवर बहुत हैं। देख ले, समय रहते सीधी कर ले, वरना यह बुढ़िया तुझे बहुत परेशान करेगी। पति को तो तुमने काबू में कर लिया, अपनी बुढ़ी सास को तुम काबू नहीं कर पा रही हो। आश्चर्य की बात है। रेखा 2 मिनट चुप रही, उसके बाद अपने पति को बोलने लगी, सुनो जी, अब आपकी माँ के नखरे मुझसे सहे नहीं जाते। खाने के समय तो समय पर बैठ जाती हैं और काम के समय काम चोरी करती हैं। मेरी माँ और बहन के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हैं। जाकर देखो महारानी को क्या हुआ है, वरना मैं अपनी माँ के और बहन के साथ मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपनी बुढ़ी माँ के साथ। गुस्से में पैर पटकती हुई रेखा वहाँ से चली गई। मीना जी कमरे से सब सुन रही थीं। अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगीं। देख रहे हैं आप, आपके बनाए हुए घर में आपकी पत्नी की कितनी इज्जत है। मुझे कामचोर कह रही है मेरी बहू। अरे, जिसे अपनी सास की सेवा करनी चाहिए वो मुझसे अपनी माँ और बहन की सेवा करवा रही है। शर्म तो हमारे बेटे को नहीं आ रही है जो बात का बतंगड़ बना रहा है और वहाँ किसी को जवाब नहीं दे रहा है। हर रोज़ उम्मीद करती हूँ कि अपने लिए कुछ तो ढंग की बातें सुनूंगी, पर नहीं, ये लोग तो मुझे घड़ी घड़ी बेइज्जत करते रहते हैं। अब अपने पास बुला लो मुझे। इतना कहकर वो रोने लगी। मुकेश कमरे में आया और बोला, माँ, वहाँ सब मजाक मस्ती कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप उसकी बात का बतंगड़ बना रही हो? वो तो कितने साल आपकी बात पर अमल करती रही। एक बात बताइए, आप इतने नकली आंसू आखिर लाती कहाँ से हैं? और आप दूसरी सास की तरह एक अच्छी सास नहीं बन सकती क्या? देखो, उसकी माँ को कितने आराम से यहाँ रह रही हैं। मैं तो कभी नहीं शिकायत करने जाता कि मेरी सास बुरी है। मीना जी रोते हुए बोली, बेटा, बात का बतंगड़ मैं बना रही हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं, बल्कि मैं तो हर रोज़ तुम लोगों की बातों पर अमल करती रहती हूँ। और एक बात बताओ, ये आदर्श सास की तुलना तुम अपनी सास से कर रहे हो और हर समय मेरी तुलना तुम और तुम्हारी पत्नी दूसरों के साथ क्यों करते हो? और हर समय दूसरों का ही पलड़ा क्यों भारी रहता है और मेरा हल्का? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही माँ को हल्का साबित करते हो, जबकि मैं कभी तुम लोगों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करती। थोड़ी देर में महेश भी वहाँ आ गया और बोला, माँ, ये रोज़ की चिक चिक सुनकर मैं भी थक गया हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करती?
जब यहाँ आपको इतनी दिक्कत होती है तो चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। वहाँ आपके जैसी ही औरतें दिन भर या तो खाली बैठी रहती हैं या टोकरी बनाती रहती हैं। वहाँ जाओगी तो सारे नखरे निकल जाएंगे, समझ में आ जाएगा दाल रोटी का भाव। क्यों भैया, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मुकेश झट से बोला। हाँ माँ, महेश सही कह रहा है। मेरे भी दिमाग में आता था, पर क्या करूं, बड़ा हूं, इसीलिए कुछ कह नहीं पाया। पर अगर तुम सहमत हो तो माँ आपको वृद्ध आश्रम ही छोड़ आते हैं। 7-8 साल हो गए गृहस्थी बसाए हुए, पर आपने एक दिन भी चैन से हमें रहने नहीं दिया। बाबूजी के जाने के बाद तो आपने और परेशान करके रखा है। अब नौकरी करता रहूं या घर के मामलों को सुलझाता रहूं? अरे कुछ दिन तो सुकून से जीने दीजिए। जब आप अच्छी सास नहीं बन सकती हैं तो छोड़िए ना यहाँ का मोह माया। क्यों रह रही हैं आप हमारे साथ? अगर आप एक अच्छी सास होने का मतलब समझती तो मुझे आपको इतना कुछ समझाना नहीं पड़ता। आपके वृद्धाश्रम चले जाने से हम भी आराम से रहेंगे, कम से कम एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएंगे, पार्टी कर पाएंगे। यहाँ हमारे ससुराल वाले यहाँ आएंगे, आपके रहने से यह सब नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा काम करती हैं और दुनिया भर की शिकायत लेकर बैठी रहती हैं। सच में आपको वृद्ध आश्रम ही चले जाना चाहिए, वही जगह आपको सूट करती है। दोनों बेटों की बातें सुनकर बेचारी मीना जी चुप हो गईं। मन में सोचती, बहुत बड़ी बात इन लोगों ने मुझे सिखा दी। जब तक माँ बाप त्याग करते हैं बच्चों को नज़र नहीं आता। जिंदगी में ऐसे बच्चों को तो कभी माँ बाप खुश कर ही नहीं सकते। सब कुछ खोकर भी माँ बाप ही दोषी होते हैं। अब समय बीतता रहा और अब त्योहार का समय आ रहा था। रीमा 2 दिन के लिए अपनी माँ से मिलने आई। माँ की हालत देखकर उससे देखा नहीं गया। रीमा बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें मना लूँगी, आप मेरे साथ चलकर रहिए। यहाँ तो नौकरों से भी बुरी हालत है आपकी। अरे वो लोग आपको वहाँ रहने से रोक नहीं सकते। आखिर मैं भी नौकरी करती हूँ, क्या मैं अपनी माँ को नहीं रख सकती? मीना जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तब रीमा बोली, अगर आप मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ बोझ हैं? माँ, बाबूजी की पेंशन घर में आती है और उसी पेंशन से घर का राशन पानी चलता है। फिर आप बोझ कैसे हो सकती हैं? आपको पता है, मेरी सासू माँ कहती हैं जब तक वो जीवित हैं उनकी जिम्मेदारी हमें उठानी ही होगी, क्योंकि अपने जीवन का 3 पहर उन्होंने अपने बेटों के ऊपर खर्च किया है, तो अब बेटों को उनकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और यहाँ भाभी को जो करना चाहिए वो दोनों सब आपसे करवाती हैं, और इन सब में मेरे दोनों भाई और भाभी के मायके वाले भी उनका साथ देते हैं। मीना जी रोते हुए बोली, बेटा, अपनी अपनी किस्मत होती है। तुम्हारी सास किस्मत वाली है जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। मेरी फूटी किस्मत अब मेरे साथ ही जाएगी, और फिर मैं कर ही क्या सकती हूँ? रीमा बोली, नहीं माँ, इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है। याद है मुझे, आप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती थीं, फिर आज आप इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हैं? आपके बेटे अपना फ़र्ज़ निभाने की जगह आपको सीख दे रहे हैं माँ। मैं आपको आपके बेटे बहू के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, पर अपने लिए बोलना सीखिए। यहाँ जो कुछ है सब आपका है। ये सब बाबूजी ने अपने दम पर बनाया था, तो यहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अपने अंदर की माँ को जगाइए,
और आपने जो आज तक हमारे लिए किया उसका कर्ज निभाने की बारी अब उनकी है। तभी रेखा और अनीता मीना जी के कमरे में आईं और रीमा को उल्टा सीधा कहने लगीं, देखो तो ज़रा, अपने घर में अपनी सास के साथ अच्छे से रहती है और हमारी सास को हमारे खिलाफ भड़काती है। माँ से मिलने आई हो तो मिल लो, अगर आग लगाने की कोशिश की ना तो ये दरवाज़ा तुम्हारे मुंह पर बंद कर दूंगी और फिर दोबारा माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अनीता ने रीमा का हाथ पकड़ा और बोली, बहुत दिन ननंद रानी कहकर इज्जत दे दी, अब चल निकल इस घर से, और खबरदार जो यहाँ कदम भी रखा। अपनी बेटी की बेइज्जती देखकर मीना जी के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा और बोली, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की। इतना कहकर उन्होंने अपनी छोटी बहू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रेखा बोली, देखो तो, मैं ना कहती थी आप बस एक अच्छी माँ ही बन पाई, अच्छी सास तो कभी बन ही नहीं पाई, और माँ भी बनी तो अपनी बेटी की, अपने बेटों के लिए क्यों नहीं बनी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जाओ अपनी बेटी के साथ और खाली करो हमारे घर को। मीना जी ने एक थप्पड़ रेखा को भी जड़ दिया और बोली, तुम्हारा घर तुम्हारे बाप ने दहेज में दिया था क्या? अरे ये घर मेरे पति ने बनवाया था। आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहती थी, पर अब नहीं। आज तक तुम लोगों ने अपने फर्ज नहीं निभाए और आज तक हमेशा मुझसे उम्मीद करती रही कि मैं अच्छी सास बनूं। किसी ने सच कहा कि कलयुग आ गया है। बहू से जो उम्मीद सास को रखनी चाहिए वो उम्मीद तुम मुझसे कर रही हो। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। महेश और मुकेश सामने आ गए और कहने लगे कि माँ, बुढ़ापे में इतनी गर्मी अच्छी बात नहीं, अब तो आपको वृद्ध आश्रम जाना ही पड़ेगा। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। तब मीना जी बोली, देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। रीमा, जरा पुलिस थाने फोन तो लगा, इन लोगों की गर्मी तो मैं निकलवाती हूँ। अरे माँ ने अपना फर्ज निभा दिया, जब तुम लोगों की बारी आई तो तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजोगे, अभी बताती हूँ। इतना कहकर मीना जी ने रोते रोते पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस वालों ने कहा, माता जी, आप इतने दिन से इतने अत्याचार क्यों झेल रही थीं? अरे ऐसे बच्चों के लिए मोह माया नहीं करना चाहिए। यह तो लात के देवता हैं, बात से नहीं मारेंगे। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर अच्छा किया आपने जो उनकी कंप्लेंट लिखवाई। आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। और पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लिया और उनके घर पर पुलिस आ गई। फिर क्या था, माँ बेटी ने सारी बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने दोनों भाइयों की खूब अच्छे से खातिरदारी की और महिला पुलिसकर्मी ने दोनों बहुओं की खबर ली। रेखा ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे अपनी सास और ससुराल की संपत्ति नहीं चाहिए। आप बस मेरा पुराना कमरा साफ करवाइए, मैं आ रही हूँ। इधर शोभना जी ने अपना पल्ला झाड़ा और बोली, अरे बेटा, शादी को 1 साल हुए होते तो समझ में आता है, 7-8 साल बाद तुम क्या मायके आकर बसोगी? अपनी सास से दोस्ती कर लो, बहुत किया उस बुढ़िया ने तुम्हारे लिए, अब तुम कर दो। और तुम तो जानती हो मैं भी बहू बेटे के साथ रहती हूँ, अब वह मेरा खर्चा उठा रहे हैं, यह क्या कम है? और तुम आ जाओगी
तो पता चला मेरी रोटी भी बंद हो जाएगी। ना बाबा ना, बुढ़ापे में मैं अपना खाना किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। रेखा और अनीता की समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की, पर अब कोई रास्ता नहीं था, तो दोनों मीना जी के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगीं। मीना जी ने रीमा की तरफ देखा। रीमा बोली, माँ, अब हर फैसला आपका होगा, क्योंकि मैं तो इस घर की मेहमान हूँ। तो आप अपना अगला पिछला देखकर ही फैसला लेना। मीना जी ने कहा, नहीं, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। 1 महीने का समय दे रही हूँ। अपना सामान उठाओ और अपने लिए घर देख लेना। इस घर को मैं किराए पर लगा दूंगी और मेरे लिए उतना पैसा पर्याप्त रहेगा, ताकि मैं अपना बचा हुआ जीवन काट लूंगी और मेरे बाद ये संपत्ति मैं उन माताओं के नाम करके जाऊंगी जिनकी औलाद तुम जैसी होगी। इतना कहकर मीना जी ने अपना फैसला सुना दिया और 1 महीने बाद उन दोनों को घर खाली करना ही पड़ा। आखिरकार एक माँ को न्याय मिला और बिगड़ी हुई औलाद को उनके कर्मों की सज़ा। जब बच्चे फर्ज नहीं निभाते हैं तो एक माँ को हार कर दुर्गा का रूप लेना ही पड़ता है, वरना लात के भूत बात से कहाँ मानते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कई बार हमें कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं, वरना बच्चे तो माँ बाप को पुराने कपड़ों की तरह अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ दोस्तों एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।